सेल्यूलॉइड के सितारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, इस आवाज को पहचाना आपने? पार्श्व गायन की वादियों में गूंजने वाली इस आवाज में जो देसीपन है, गांव की मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है, वही इस आवाज की पहचान है। और बहुत जल्द इस आवाज ने पार्श्व गायन में अपनी एक खास पहचान बनाई है। इस पार्श्व गायिका को हम और आप जानते हैं सपना अवस्थी के नाम से। सपना जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार यूनुस जी, और मैं अपने सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करना चाहती हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। सपना जी, बहुत सारे सवाल एक साथ जहन में आ रहे हैं, लेकिन शुरू वहां से करता हूँ जहां से वाकई शुरू किया जाना चाहिए। जी, ये बताइए कि आपने अपना बचपन कहाँ बिताया, कहाँ की आप रहने वाली हैं और कहाँ आपने कहाँ तक पढ़ाई की? देखिए, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं पैदा भी वहीं हुई, हालांकि मेरी बिलोंगिंग्स हिल से हैं और मेरी सारी एजुकेशन भी लखनऊ में हुई। वहाँ से मैंने एमए किया संस्कृत में और संगीत में विशारद किया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली मैंने 2 साल भारतीय कला केंद्र में पंडित अमरनाथ जी से सीखा। और फिर जब मैं लखनऊ में थी तभी काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह भी किए, रेडियो टीवी सब जगह। और दिल्ली में आके भी प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू ही रहा। उसके बाद हमारी मैरिज हो गई और हमने एक ग्रुप डेवलप किया जिसका नाम था अवध थिएटर ग्रुप, क्योंकि मैं अवध से हूँ। तो उसमें मेरे हस्बैंड कार्तिक अवस्थी निर्देशक थे। हम लोगों ने काफ़ी प्ले किए, बाहर गए और काफ़ी अप्रिशिएट भी हुए हमारे काम। सपना जी, आपने कहा कि आपका ताल्लुक मूल रूप से पहाड़ों से है जी। तो जाहिर है कि पहाड़ों का एक अपना कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है। और जो पहाड़ों का है, पहाड़ों से जिसका मन जुड़ा हुआ है, वो कभी ये नहीं भूल सकता कि वहाँ की जो लोक धुनें होती हैं, वहाँ का जो कल्चर, वहाँ की संस्कृति होती है, वो मन को बहुत आकृष्ट करती है अपनी ओर। और साथ में पहाड़ से जुड़े हुए लोग जो हैं, प्रकृति के बहुत नजदीक होते हैं। तो इन सब बातों ने आपकी गायकी को कहाँ तक प्रभावित किया? ये तो मैं नहीं जानती मेरी गायकी को कहाँ तक प्रभावित किया, क्योंकि मैं शुरू से ही लखनऊ में रही हूँ, जैसा मैंने कहा था। पर पहाड़ आना जाना रहा है मेरा, पहाड़ों से अटैचमेंट भी रहा है, वहाँ के कल्चर से बहुत लगाव रहा है, क्योंकि शायद ब्लड में वो चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी आवाज़ में वो पहाड़ी सुरीलापन है, तो शायद इसी वजह से हो, इनहेरिट किया हो वहाँ से जी। क्योंकि आप रहें कहीं भी, आपकी बिलोंगिंग्स जो होती हैं कहीं ना कहीं आपके जीन्स में आ जाती है ना। जी, तो चलिए इसी बात पर ये बताइए कि हमारे श्रोताओं को कौन सा पहला गीत आप सुनवाने जा रही हैं? देखिए, एक गाना मेरे बचपन में मुझे बहुत पसंद था और अभी भी बहुत पसंद है। हालांकि मुकेश जी ने बहुत से गाने गाए, पर वो गाना मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है। तो गाने के बोल हैं, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक
बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। सपना जी, ये तो मुकेश साहब की आवाज थी जिसमें एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी कशिश है कि सुनने वाले ना तो उन्हें अब तक भूले और हमें विश्वास है कि आगे भी नहीं भूलेंगे। जी जी। तो एक बार फिर से अब हम लौटना चाहेंगे कि आपके बचपन की ओर। आप अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। ये कि आप किस तरह की शरारतें किया करती थीं और बचपन में आपकी रुचियां क्या थीं? देखिए, शरारतें तो बहुत ज्यादा नहीं करती थी मैं, उस तरह का नेचर नहीं था मेरा। लेकिन हाँ, संगीत बहुत पसंद था मुझे, सुनने का भी शौक था। जाती थी अपने फादर के साथ प्रोग्राम्स वगैरह में, और बंगला पिक्चर में बहुत देखा करती थी मैं छोटी उम्र से ही। बंगला बोलती भी बहुत अच्छी हूँ और बंगला कल्चर से बड़ा लगाव था मेरा। और शरारतें, अब क्या बताऊँ, शरारतें ऐसी कुछ खास नहीं करती थी जो कहा जाए कि शरारती लड़की है। शुरू से ही बड़ा टेम्पटेड था मामला। अच्छा अच्छा। जी हाँ। अब एक बात और आई कि आपको बांग्ला संस्कृति से बड़ा लगाव है। जी हाँ, बहुत। तो हमें इस बारे में जरा और विस्तार से कुछ बताइए। देखिए, बंगला कल्चर से लगाव है, बंगालियों से लगाव है, आई डोंट नो क्यों है, पर जब बंगालियों के बीच में होती हूँ तो वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं बंगाली नहीं हूँ। और उन्हें यकीन करने में थोड़ा वो होता है कि अपने को बंगाली बताना नहीं चाहती। अब ये कह दीजिए, ये अटैचमेंट ही है जी, जो इतना फ्लुएंसी बंगला बोलने में और उनके कल्चर में इतना लगाव, दुर्गा पूजा में इतना इंटरेस्ट दिखाना, और हर चीज उनकी मुझे पसंद है। देखिए, वैसे भी बंगाल की जो जमीन है वो वास्तव में सांस्कृतिक भूमि है। हाँ जी, बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर के स्वर वहाँ गूंजते हैं। जी जी। वहाँ के नाविक भटियाली संगीत गाते हैं। जी हाँ। बाउल की आवाजें वहाँ गूंजा करती हैं। हाँ। तो जो पूरा एक संस्कृति, एक कल्चर जो बंगाल का है, वो सभी को बहुत आंदोलित करता है, बहुत प्रभावित भी करता है।
तो क्यों ना आपसे कुछ बंगाली कविता या एक बंगाली गीत की कुछ पंक्तियां सुने। गाना ही सुन लीजिए आप, बंदनी फिल्म का, जो एस.डी. बर्मन ने कंपोज किया है। गाने के बोलते, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे सज गए सांस सगारे। जी। फिर बांग्ला में मैं 2-1 लाइनें बाद में बता दूंगी आपको। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सकारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सावली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सावली सूरत तेरी छब देखी जब तेरी छब देखी जब तेरे नैना जुड़ाए भय बिन कजराए कजरा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सकारे। जाके पनघट पे बैठूं मैं राधा दीवानी, जाके पनघट पे बैठूं बिन जल लिए चली आऊं, बिन जल लिए चली आऊं राधा दीवानी। मोहे अजब ये रोग लगा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सकारे। तो ये था सचिन देव बर्मन साहब का स्वरबद्ध किया एक गीत, जो खुद कहें कि बंगाल से थे। वास्तव में उनका जन्म तो त्रिपुरा में हुआ था, लेकिन बंगाल की संस्कृति को उन्होंने बहुत करीब से देखा, पहचाना और अपने फिल्मी गीतों में उपयोग भी किया था। सपना जी, आप बंगाली भाषा में हमें कुछ बताने जा रही थी, कुछ सुनाने जा रही थी। एक गीत है, बहुत फेमस है, भूपेन हजारिका का, गंगा के ऊपर था। वो गाना आपने सुना भी होगा। जी। ओ गंगा তুমি ও গঙ্গা বইছো কেন, বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দ নীরবে রে गंगा বইছো কেন। ये भूपेंद्र का गाना है, बहुत अच्छा गाना उन्होंने बनाया था। उनके साथ अभी मैंने दरमियान में भी गाया और मेरे बड़े फेवरेट हैं वो। जी, भूपेंद्र की जो आवाज है वो भी लोक संस्कृति के बहुत नजदीक है। जी हाँ। सपना जी, आपने जो गीत गाया उसे भूपेंद्र ने शायद हिंदी में ओ गंगा तुम बहती हो क्यों, हाँ, इस तरह से गाया जी है। हिंदी में भी गाया है उन्होंने, पर पहले बांग्ला में उन्होंने गाया, पर यूनिवर्सल अपील के लिए उसको हिंदी में कर दिया। गंगा को लेके बनाया हुआ गीत था, तो जन जन तक पहुंचना चाहिए था, इसलिए उसको हिंदी करना जरूरी था। पर पहला उनका जो मैंने सुना था वो बांग्ला में सुना था। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। अच्छा, भूपेंद्र के साथ आपने काम भी किया और आगे भी करेंगी, हम ये विश्वास रखते हैं। तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा अनुभव था, और उनका काम करवाने का तरीका बहुत अच्छा था। उनका जो गाना दरमियान का था 20 मिनट में डब हो गया था, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ गाना था, और वो गाना मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी हुआ। कुछ अवधि गाना था, गाने के बोलते बाबू दरोगा जी है कौने कसूर पे हमका कहत हो चोर, बाबू दरोगा जी रे हम है नगरिया में जैसे हो बनुआ में मोर, बाबू दरोगा जी।
तो इस गाने को सुन के आप सोच सकते हैं कि एक आसामी आदमी इतनी अच्छी फोक ट्यून बना सकता है, वो भी हिंदी रीजन की। जी सपना जी, हाँ। आप अवध की हैं और अवध में पली बड़ी हैं, तो हमें ये बताइए कि अवध के जो लोकगीत हैं और वहाँ की जो लोक धुनें हैं, जी। उन्हें आपने किस तरह से लिया और उनसे आप किस तरह से प्रभावित हुई? देखिए, मुझसे भी पहले अमिताभ जी बहुत कुछ काम कर चुके थे अवध जी। की लोक धुनों पर, और काफ़ी एस्टैब्लिश तो कर ही चुके थे हिंदी सिनेमा में, और उन्होंने जो गाए भी गाने वो काफ़ी हिट हुए थे। मैंने जो अवध की ट्यून्स ली उनको सिर्फ बेस माना, बेस के बतौर यूज़ किया, बिल्कुल रस्टिक फोक को तो उस तरह से नहीं लाई मैं। अपने कैसेट्स में भी थोड़ा मेलोडी उसमें डाली, थोड़ा क्लासिकल टच डाला, तो एक अलग कलर आया उसमें, फोक को बेस बना के जो भी गाने बनाए मैंने, तो बड़े अच्छे रहे। मेरा एक एल्बम भी निकला था चकोरी, उसमें भी सारे उसी तरह के गाने थे। एक गाना तो बहुत ही अच्छा था, ओ दर्जी सीधे रे चोलिया हमार नजरिया बंद करके। तो इस तरह से अप्रिशिएट हुआ वो एल्बम काफी। तो अवध के लोकगीतों में से किसी गीत का कोई अंश आप हमें सुनवाना चाहेंगी? हाँ। इस वक्त स्टूडियो में आपके पास कि मैं खुद गा के सुनाऊं? आप गा के सुनाएं, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ठीक है। ओ दर्जी सीधे रे चोलिया हमार नजरिया बंद करके, ओ दर्जी सीधे रे चोलिया हमार नजरिया बंद करके, ओ मैं तो आई हूँ बीच बाजार दुकनिया तेरी चल के, रे मैं तो आई हूँ बीच बाजार दुकनिया तेरी चल के, ओ दर्जी सीधे रे चोलिया हमार नजरिया बंद करके। वाह भाई वाह। सपना जी, सचमुच हमें ऐसा लगा कि हम लखनऊ के आसपास के कहीं किसी स्थान पर, किसी गांव में पहुंच गए हैं और वहां के जो लोक धुनों के स्वर हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। जी। आपने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा भी ली है और सुगम संगीत में गाया भी है, और आपने जैसा कि बताया कि आपने एक थिएटर ग्रुप भी बनाया था। जी। तो क्या आपने अभिनय की ओर भी कभी सोचा था या किया? देखिए, वो जो हमारा ग्रुप था उसमें जो भी हम प्ले करते थे म्यूजिकल होते थे, तो उसमें एक्ट भी करती थी, गाती भी थी। अच्छा। हाँ जी, ओपेरा टाइप। जी। तो किस तरह के वो प्लेज आपने किए थे? वो किस तरह के नाटक किए थे? उत्तर प्रदेश की नौटंकी जी। बेस बना के, नौटंकी को बेस बना के किए थे काफी, और जितनी फोक ट्यून्स होती थी उनको एक स्टोरी टाइप में डाल के म्यूजिकल कर दिए थे। नॉर्मल प्ले जैसे आला अफसर था, उसको हमने टोटली म्यूजिकल प्ले कर दिया था, तो म्यूजिक का पुट बहुत ज्यादा होता था हमारे प्लेज में, तो उसमें मैं करती थी। इससे जाहिर है कि जब लोक संस्कृति के हम ज्यादा निकट जाते हैं तो लोगों को वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी करता है। जी। तो इस तरह के थिएटर को क्या रिस्पांस मिलता था लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था, बहुत अच्छा। मेरे थिएटर को और मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब क्या पोजीशन है? अभी भी कभी आपको इतना वक्त मिल पाता है कि आप थिएटर कर पाएं? नहीं, अभी देखिए इतना वक्त तो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कुछ काम ज्यादा है, और बॉम्बे आके थिएटर करना वो अगर फुल टाइम ना हो तो कोई मतलब नहीं है जी। तो ना आप इधर ऑनेस्टली कुछ कर पा सकते हैं ना उधर, तो फिलहाल अभी इधर जितना समय होता जाता है करते जा रहे हैं। जब यहाँ वाइंड अप स्थिति आएगी तो थिएटर डेफिनेटली करेंगे। सपना जी, ये बताइए कि बम्बई आप किस तरह से आई, और उससे पहले जो गाने की फील्ड है, जो गायन का क्षेत्र है, उसमें आपको कितना संघर्ष किस तरह का करना पड़ा? देखिए, बम्बई तो हम आए थे इसीलिए कि मेरे हस्बैंड एनएसडी से हैं और उन्होंने चाहा था कि यहाँ कुछ फिल्म लाइन में कुछ करेंगे वो, पर आने के बाद हालात कुछ बदले। उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसियां ज्वाइन कर ली और एज ए कॉपीराइटर काफ़ी काम किया उन्होंने, और मैं उस समय तक मीन्स 91 92 तक तो कुछ नहीं कर रही थी जी। और स्ट्रगल की जहाँ तक बात है तो स्ट्रगल तो ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे करना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को पहला व्यक्ति शेखर कपूर मिला और उसको ही मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। उसने मुझसे दुश्मनी में गाना भी गवाया, बन्नो तेरी आँखियाँ सुरमेदानी। उसके बाद नदीम भाई ने काफ़ी मुझे प्रमोट किया, काफ़ी प्रमोट किया उन्होंने, जिसकी वजह से आज मतलब मार्केट में एक नाम भी है। और आनंद मिलिंद, फिर अच्छे अच्छे सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, कोई अभी छूटा नहीं जिसके साथ मैंने काम न किया हो। तो सपना जी, आप बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाने जा रही हैं? देखिए, अभी तो मैं मुबारक बेगम का एक गाना था बड़ा अच्छा, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी जी, वो सुनवाना चाहती हूँ। हालांकि थोड़ा सैड है लेकिन बहुत अच्छा गाना है।
अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। और न तुझको मौत आएगी कभी, तन्हाई में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी, तन्हाई में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कभी, तन्हाइयों में। सपना जी, मुंबई आने के पहले आप क्या कर रही थीं और उसमें आपको क्या संतुष्टि मिल रही थी या नहीं? देखिए, मैं जो कर रही थी उसमें संतुष्टि मिलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि बहुत स्मॉल स्केल पे कर रही थी मैं। थिएटर का काम जो था दिल्ली में इतना उसका विस्तरित क्षेत्र नहीं है, और जितनी ऑडियंस हमारी फिल्म की है, जो एप्रिसिएशन आपको फिल्म में काम करके मिलता है, मैं सीरियल की बात भी नहीं कर रही हूँ, जिस फिल्म की बात कर रही हूँ, वो बड़ा मुश्किल था हो पाना। और एक बेचैनी सी रहती थी कि कुछ अच्छे लेवल पे कुछ करना चाहिए और बम्बई जाना चाहिए, इसलिए यहाँ आके ही हुआ जो कुछ हुआ। उससे पहले तो आपको बताइए, थिएटर कर रहे थे दिल्ली में। जी, क्या कभी आपने सोचा था कि आज जो कुछ भी आपकी स्थिति है उसे आप पा पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। किस तरह के सपने आप देखा करती थीं? अपने आप से किस तरह की उम्मीदें आप बांधती थीं? देखिए, मैं सोचती थी कि मैं और मेरे हस्बैंड मिलके कुछ यूनिट कोई ज्वाइन कर लेंगे, उस स्केल पे सोचती थी। फिर धीरे धीरे होगा, मतलब इतना सडन होगा ये नहीं सोचा था। होगा ये तो डेफिनेट था, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ जिंदगी को लेके, पर इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। सपना जी, आपने संस्कृत विषय लेकर पढ़ाई की है जी, और आप थिएटर के भी बहुत नजदीक रही हैं, जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि गाने के अलावा आपको किसी और क्षेत्र में जाना चाहिए था, एकेडमिक्स में जाना चाहिए था? एकेडमिक्स में जाना जरूर चाहिए था, मेरे घर वाले भी चाहते थे, पर मेरा दिल ही नहीं था ज़्यादा उसमें जाने का, तो कैसे जाती मैं। सबसे बड़ी बात है आपकी इच्छा होनी चाहिए थी जी। तो वो कहीं पे लैकिंग थी। एमए के बाद फिर मैंने एक बार पीएचडी करने की सोची भी थी, लेकिन फिर वो आइडिया ड्रॉप किया। इसी सब हुआ पो में जो कुछ हो गया वो हो गया। जी हाँ, अनिर्णय वाली स्थिति होती है ना, उसी में निर्णय हो गया, ऐसी वाली बात है। सच में, वास्तव में जिंदगी में कुछ मकाम ऐसे आते हैं जहां आप अनिर्णय की स्थिति में तो होते हैं, लेकिन आपको कोई एक फैसला करना होता है और उस फैसले पर डटे रहना होता है। जी। और शायद वही आपने किया। जी बिल्कुल। कोई विरोध आपने सहा तो वो आपको सहना पड़ा? नहीं, विरोध तो बिल्कुल नहीं सहना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर तो बहुत फेवर में थे। उन्होंने गाना सिखाया ही था मुझे, और वो कहते भी थे कि तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है कि तुम्हें प्रोफेशनली गाना गाना चाहिए। पर उस समय तक समझ नहीं आती थी ये सब बातें, अब सब क्लियर हो गया है सामने। सपना जी, हाँ। अब ये बताइए कि आगे के बारे में आप क्या सोचती हैं? आगे के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि एक स्कूल क्लासिकल म्यूजिक का खोलूं, जिसमें फोक क्लासिकल दोनों सिखाऊं बेसिक लेवल पे। तो जो हमारे सिंगर्स आते हैं बेचारे, जस्ट उठ के चले आते हैं ये उम्मीद करके कि उन्हें फिल्मों में
चांस मिल जाएगा या किसी बेसिक में गाने को मिल जाएगा तो वो बिल्कुल रॉ ना आए। कोशिश करें, स्ट्रगल टफ है, लेकिन थोड़ा सीखें। उस सीखने में अगर मैं कुछ मदद कर सकूं अपने स्कूल से तो ये चाहती हूँ। सपना जी, फिल्मों के लिए गाना कठिन है या फिर नॉन फिल्म्स गाने गाना या फिर स्टेज पर गाना? देखिए, तीनों विधाएं एक ही हैं। आप स्टेज पे गा रहे हैं तो आप लाइव ऑडियंस के साथ में गा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपको रिएक्शन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और कई बार जब आप अच्छा नहीं गाते हैं तो बैड रिएक्शन भी मिलता है, तो आपको अपनी स्थिति का बिल्कुल सही जायजा हो जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग का आजकल ये हिसाब है कि मशीन्स इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं कि एक लाइन अगर हम थोड़ा गड़बड़ गाते हैं तो दोबारा वो 10 बार डब करके उसको बिल्कुल सुपर फाइन कर देते हैं। तो वहाँ पे हमारी कोशिशें उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी स्टेज पे होती हैं। जी। तो मैं सोचती हूँ स्टेज सिंगिंग एक सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे करते रहना चाहिए अपने को समझने के लिए। और फिल्म का गाना मुझे तो नहीं लगा बहुत टफ होता है। सपना जी, एक ज़माना ऐसा था जबकि फिल्मों के गीत जो हैं वो सीधे रिकॉर्ड किए जाते थे, यानी कि साजिंदे भी स्टूडियो में होते थे, हाँ। गाने वाले भी स्टूडियो में होते थे और पूरा गाना एक पीस में रिकॉर्ड किया जाता था। जी। और आज वो युग आ गया है जबकि डिजिटल रिकॉर्डिंग की जाती है और ट्रैक्स लिए जाते हैं। जी जी। तो इन दोनों में कौन सा फर्क है और इससे फिल्मों के गीतों पर क्या प्रभाव पड़ा है? वो तो आप देख ही रहे हैं, फिल्म के आज के गीत और पुराने गीतों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा ही फर्क है कहना चाहिए। उस समय जो लाइव रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव असर होता था, क्योंकि जो भी लता दीदी ने उस समय गाने गाए हैं लाइव ऑडियंस के साथ वो आज भी मच 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 बेटर हैं हमारे आज के गानों से। आज के गाने आते हैं, आप 6 महीने के बाद भूल जाते हैं जी। कितनी भी अच्छी कॉम्पोजिशन हो वो, या आप कह लीजिए डिजिटल का वो असर है या इंस्टेंट सिंगिंग का असर है, वो मैं बता नहीं सकती क्या है। उस समय के गानों से आज के गानों की लाइफ उतनी ज्यादा नहीं है। सपना जी, अभी तक क्या आपको ऐसा कोई मौका मिला है कि आपने अपना कोई गाना एक पीस में साजिंदों की उपस्थिति में एक साथ रिकॉर्ड किया हो? 2-3 गाने किए। एक तो अन्नू मलिक की खौफ फिल्म का गाना किया जी, दरमियान का किया, बाकी तो ट्रैक पे ही किया। तो कैसा लगता है इन गानों को रिकॉर्ड करते हुए उसमें एक हिस्सा बनना और बाद में फिर उन्हें सुनना? बहुत अच्छा लगता है। सपना जी, आपके जो गाने हैं वो अचानक बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए और मेरा ख्याल है कि लगभग हर एक गाने को वाइड एप्रिसिएशन मिला, लोगों ने बहुत पसंद किया जी। तो जहाँ कहीं भी आप बाहर जाती होंगी आपके कैसेट्स बजते हुए आपको सुनाई देते होंगे। हाँ, शादी की बारातों में जो बैंड है वो आपके गानों को बजाता हुआ दिखाई देता होगा। पार्टीज में आपसे ये इल्तिजा की जाती होगी कि आप ये सब सुनाएं। हाँ, तो ये सब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है। अपनी कोशिशें अगर सक्सेसफुल हो तो सभी को अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छी लगती हैं। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो अलबेला सजीला प्रोग्राम जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका सपना अवस्थी से यूनुस खान की बातचीत। अब तक के आपके कैरियर से जुड़ी कोई ऐसी यादगार घटना बताइए जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें। ऐसी कोई खास घटना तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, मेरा जो सेकंड गाना नदीम का रिकॉर्ड हुआ था, एक का राजा रानी का मेरे सांवरे सांवरिया, उसमें मेरी बेटी जो थी वो 1.25 महीने की थी और उसको छोड़ के मैं गई थी ये सोच के कि मेरा 2 घंटे में डब हो के मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन वो गाना खत्म हुआ था सुबह 5 बजे जी। तो वो पूरी रात अजीब सी थी, मतलब काफी टसल की रात थी, क्योंकि बच्चे के पास जा नहीं सकती थी, इतना दूर था, उसको बुला नहीं सकती थी क्योंकि इतनी छोटी थी। पर फिर भी उस सब वैसी मनस्थिति में वो गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया था और बाद में लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। वो सबसे ज्यादा हिट हुआ क्योंकि पहला मेरा गाना मार्केट में वही आया, उसके बाद मेरी अपनी जगह बन गई थी। बन्नो उसके बाद आया था, जबकि रिकॉर्ड पहले हुआ था जी। चलिए, इसी बात पर बताइए कि अब हमारे श्रोता क्या सुनने जा रहे हैं आपकी पसंद का। देखिए, राजेश खन्ना मेरा बड़ा फेवरेट रहा है और उसकी फिल्मों के कुछ गाने बड़े फेवरेट रहे हैं। जैसे मर्यादा का गाना था, तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी के डोल सजना डोल जानी, तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओ ढोल सजना ढोल जानी,
मेरी गली आ तेरी मेहरबानी, तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। तेरे बिन सोनी सोनी है शाम सुहानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। कहनी है सुननी है कितनी ही बातें, कहनी है सुननी है कितनी ही बातें, थोड़े से दिन है ये थोड़ी सी रातें, ओ ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो गुजर जाए यूं ही जवानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। तेरे बिन सोनी सोनी है शाम सुहानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। सपना जी, हमने आपके करियर के बारे में जाना, आपके अतीत के बारे में जाना। अब जरा हमें ये बताइए कि गाने के क्षेत्र में आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं? बम्बई में जानना चाहते हैं या बॉम्बे के बाहर? कहीं भी आप बताएं। देखिए, एक तो मेरे टीचर ही थे प्रेम सिंह किन्नौर, जिन्होंने मुझे सिखाया था जी। दूसरा पंडित अमरनाथ जी, ये प्रेरणा ही समझ लीजिए इन लोगों को। तीसरा बम्बई में अगर कहेंगे तो लता दीदी हैं, उनको बहुत मैं एडमायर करती हूँ, बहुत लाइक करती हूँ। जो गाने उन्होंने गा दिए वैसा कोई गा नहीं सकता। लता जी का आपका मनपसंद गाना कौन सा है? उनके सारे ही गाने मेरे मन पसंद है, कोई चॉइस नहीं है वहाँ पर, आप कुछ भी लगा दीजिए A to Z। हार गए सजना
सजना, हार गई सजना। सपना जी, अभी आपके पास बहुत काम है, बहुत व्यस्तताएं हैं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बीच में कभी आपको अपने लिए वक्त ना मिलता हो। जब ऐसा वक्त मिलता है, ऐसे फुर्सत के लम्हे आते हैं, तब आप क्या करती हैं? मैं पहले तो सोती हूँ बहुत ज्यादा, मुझे सोना कम पड़ जाता है बहुत। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं सोती हूँ काफी, क्योंकि इतनी थकान, इतनी टायर्डनेस होती है ना, उस सब हटा हटू के सारे काम हम बंद करके उसके बाद मैं घूमती हूँ। बहुत सफल होने के बाद जब आप लखनऊ पहुंची थीं, तो वहाँ आपको कैसी प्रतिक्रिया मिली थी? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। वहाँ सारे प्रेस वालों ने इंटरव्यूज लिए, काफी अच्छे लोग हैं मेरे शहर के। बेचारे थोड़े दिखा नहीं पाते अपने प्यार को, पर प्यार करते बहुत ज्यादा हैं। सपना जी, एक गाना जो है आपका फिल्म राजा हिंदुस्तानी का जी, वो पूरे देश में और विदेशों में भी बहुत गूंजा और अभी तक गूंज रहा है जी। उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में हमारे श्रोता बहुत जानना चाहते हैं। देखिए, उसकी रिकॉर्डिंग तो बहुत ही अजीब सी बात थी। उसकी रिकॉर्डिंग में धर्मेश दर्शन जी भी साथ में थे, नदीम भी थे, श्रवण भी थे, और वो जो शुरू की 4 लाइनें थी, उसी में उस पूरे गाने को एस्टैब्लिश करना था, उसकी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करना था। बड़ी डिफिकल्ट सी बात थी, क्योंकि धर्मेश जी बड़े पर्टिकुलर थे कि ये 4 लाइनें जो हैं, मुझे वही चाहिए जो लगे कि मैं पिक्चर फिल्मा रहा हूँ, पूरी फिल्म की बेस होनी चाहिए। तो मेरे से बताया गया कि सपना तुम्हें ऐसे गाना है, नदीम ने कहा, कि लगे कि कुछ हुआ। उससे पहले हम नदीम के सिटिंग रूम में गए थे, उसने 4 लाइनें गा के भी बताई थी। फिर मैं गई थी, बड़ी देर तक सोचती रही कि कैसे गाऊं, पर बड़ी अजीब सी बात है कि गाना ये लाइनें 10 मिनट में डब हो गई थी जी, विदिन 10 मिनट्स। फिर गाना 2 दिनों में डब हुआ है बात का। सपना जी, क्या आप 2 मिनट देंगी इन 4 लाइनों को सुनाने के लिए? आप गाइए, अच्छा लगेगा। अच्छा। मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, मैं ये नहीं कहती कि प्यार मत करना, किसी मुसाफिर का मगर एतबार मत करना। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना, तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के।
जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे। सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा मुझे ना रुलाना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। सपना जी, आपका प्रिय संगीत निर्देशक कौन है? आरडी बहुत प्रिय है जी। अब तो नहीं रहे वो, लेकिन उनकी कंपोजिशन बहुत पसंद थी मुझे। और आजकल में नदीम श्रवण बहुत अच्छे, भूपेन हजारिका बहुत अच्छे हैं, राम लक्ष्मण जी, आनंद मिलिंद, किसको बुरा कहूँ, सभी बहुत अच्छे हैं। किसी को अगर बुरा कहूँगी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद तो आरडी बर्मन थे मुझे। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आपको उनके साथ गाने का मौका नहीं मिला। जी नहीं मिला, क्योंकि उनकी डेथ हो गई बेचारों की जब तक मैं लाइमलाइट में आई। जी हाँ जी। सपना जी, आपने गैर फिल्मी गीत भी गाए हैं, आपने अपने एल्बम के बारे में अभी हमें बताया था जी। तो कितने गैर फिल्मी एल्बम आपके आ चुके हैं? 7 आ चुके हैं मेरे। जो एल्बम आपके आ चुके हैं उनमें से आपको सबसे प्रिय एल्बम कौन सा है? एक तो मेरा चकोरी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे डबल प्लेटिनम मिला। अच्छा। और पब्लिक रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। उसका वो गाना हमरी जीजी की है, सरकार जीजा पानी भरे, बहुत हिट हुआ। किसी फिल्म के गाने से कम नहीं हिट हुआ, वो बहुत हिट हुआ। उसके बाद मेरा छबीली मुझे बहुत पसंद है, और HMV का एक एल्बम बना था बन्ना, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा सपना जी, आप पर्दे के पीछे की कलाकार हैं और लोग आपकी आवाज सुनते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को, आम जनता को आपका चेहरा याद नहीं, आपका चेहरा मालूम ही नहीं जी। तो जब आप बाजार जाती हैं या लोगों के बीच में कहीं भीड़ में जाती हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को आपको इस रूप में जानना चाहिए, बल्कि वो आपकी आवाज नहीं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो मेरे उस रूप को नहीं जानते हैं। एक कॉमन इंसान की तरह अभी मुझे पहचानते नहीं है, तो मेरा बाहर आना जाना बड़ा आसान है ना जी। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं तो फिर जिंदगी बड़ी दुभर हो जाती है, शोज में बड़ी मुश्किल हो जाती है हम लोग को। सपना जी, आपकी जो आवाज है वो लोक धुनों के बहुत नजदीक है, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि अवध की मिट्टी में बहुत सारे लोकगीत जो हैं वो बिखरे पड़े हैं जी, तो उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम किया जाए और अपने सुर दिए जाएं? नहीं, मैंने किया है काम, वो धीरे धीरे मटेरियलाइज होगा जी। हाँ जी, वो है मेरे पास काम तो सारा है अवध के लोक धुनों को लेके। काफी सोचा भी है, लेकिन अब ये होता है कि कंपनियां धीरे धीरे करती हैं जी, 1 by 1। क्योंकि आज फिल्मों में जिस तरह से लोक गीतों का उपयोग किया जा रहा है और लोक धुनों का जो उपयोग किया जा रहा है उसमें उनको जैसा का तैसा नहीं लिया जाता, बल्कि विकृत कर दिया जाता है। और कई बार तो उनको सुनकर बड़ी कोफ्त होती है जी। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब क्या बताऊं, ऐसा ही दौर है, ऐसे ही गाने पसंद किए जाते हैं। उनको विकृत ना करो तो हमारी ऑडियंस शायद पसंद ही नहीं करती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आई डोंट नो क्यों किया जा रहा है, पर गलत किया जा रहा है। लेकिन एक जमाना ऐसा भी रहा है जहां अच्छे बोलों को और अच्छी शायरी को लोगों ने बहुत सराहा है। हाँ बिल्कुल, बंदनी का एक गाना था, मोरा गोरा रंग ले ले रे मोह श्याम रंग, गुजार साहब का गाना था, फोक था, कितना बढ़िया था वो। आज भी सुनिए तो बढ़िया लगता है, क्योंकि फोक को उसके सही रूप में SD बर्मन ने सामने रखा था जी, और बहुत हिट हुआ था वो गाना। ऐसा नहीं है कि फोक को आप विकृत करेंगे तो ही लोग सुनेंगे, पर आज की कुछ मनस्थिति ऐसी बन गई है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आता। पुरानी फिल्मों में काफी कुछ अच्छे गीत हैं जो कि लोक धुनों से लिए गए और वो काफी मकबूल भी हुए जी। लेकिन अब वैसी लोक धुनें नहीं आ रही हैं। नहीं, लोक धुनें तो वही हैं, अब काम करने वाले वैसे नहीं आ रहे हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आपको संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आना चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं सोचती हूँ ऐसा कुछ।
सपना जी, हमारे श्रोताओं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में, गाने के क्षेत्र में आना चाहते हैं जी। तो उन्हें किस तैयारी के साथ आना चाहिए? देखिए, उन्हें पहले तो सुर ज्ञान तो जरूर कर लेना चाहिए और थोड़ा एक्सपीरियंस भी कर लेना चाहिए। 5-6 साल जरा डिवोट करने चाहिए, उसके बाद ही इस लाइन में आना चाहिए। और तब आना चाहिए जब वॉइस में कुछ खास बात हो। आज का जो ट्रेंड चल गया है, जी कॉमन और सुरीली बारीक वॉइस उतना अप्रिशिएट नहीं हो रही है मार्केट में। जी। तो थोड़ा यूनिक हो आवाज, थोड़ा कुछ टच हो किसी चीज का, तो ही कोशिश करनी चाहिए, तो जरूर सफल होंगे वो लोग। क्या आपको लगता है कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना, उसमें पारंगत होना इस क्षेत्र में सहायक होता है? नहीं, वो बहुत जरूरी है, सहायक की बात नहीं है, दैट इज मस्ट। वो तो होना ही चाहिए। बाद में आप चाहे फोक गाइए, चाहे सुगम गाइए, चाहे रैप गाइए, चाहे पॉप गाइए, वो आपका अपनी चॉइस है। लेकिन शास्त्रीय संगीत तो जरूर सीखना चाहिए। जो सुर से बेसुरे हो जाते हैं, कई गाने आपने सुने होंगे बड़े हिट भी होते हैं पर थोड़े से बेसुरे कंसुरे से होते हैं, वो उससे बचेंगे वो लोग फिर। जी। रोज रियाज करने की जो बात है जी, उसका क्या महत्व है? नहीं, जरूर करना चाहिए। कम से कम ज्यादा ना कर सकते हो तो 20 मिनट तो करना ही चाहिए आपको। आप किस तरह से रियाज करती हैं? मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं किसी भी समय करती हूँ। देयर इज नो टाइम, जब मौका मिल जाता बैठ जाती हूँ। एक तो शो मेरे इतने होते हैं, रिकॉर्डिंग्स इतनी होती हैं कि उसमें हम लोगों का काफी रियाज हो जाता है। ऊपर से जब घर में होती है तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, शिफ्ट वाइज करती हूँ मैं। एक साथ 1 घंटा क्लासिकल रियाज वाली बात तो खत्म हो गई, तभी किया था जब सीखा था क्लासिकल। सपना जी, एक जमाना था जबकि टीवी के इतने सारे चैनल्स नहीं थे, सैटेलाइट चैनल्स, और जो गाने सुनने का जरिया हुआ करता था वो रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। जी। लेकिन फिर जब से कैसेट प्लेयर आया है, कैसेट्स बहुत सारे बाजार में आ गए हैं जी, तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला है। जी। और मेरा ख्याल है कि अब लोग जो हैं वो टीवी नहीं देखा करते बल्कि चैनल सर्फिंग करते हैं। जी हाँ। और हर चैनल पर बहुत सारे गाने, हर वक्त गाने हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि ये ओवर एक्सपोजर है? हाँ, म्यूजिक इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा फैल गई, अच्छी बात है, ये बाहर के जैसा हिसाब किताब है बिल्कुल। सपना जी, हमारे श्रोता अब इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना उन्हें सुनाने जा रही हैं। अब गाना सुना दीजिए, इक्का राजा रानी का, नदीम का, वही गाना जिसको लेके आपने पूछा था मुझसे कोई हादसा। तो वो गाना था मेरे सांवरे सांवरिया मुझ पे सौतन क्यों जिला। बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन थी। चलिए सुनते हैं। बेखबर घर वाली हर दिन मैं के तू क्यों जाए, मेरी बेखबर घर वाली हो, मेरी बेखबर घर वाली हर दिन मैं के तू क्यों जाए। मैं क्या जोगी वोगी था, क्या मैं जोगी वोगी था, मैं क्या जोगी वोगी था, क्या मैं जोगी वोगी था। मेरी नींद उड़ा के रानी, मेरी नींद उड़ा के रानी मुझको ऐसे क्यों तड़पाए, मेरी बेखबर घर वाली हर दिन मैं के तू क्यों जाए।
चंदनिया मुझ पे क्यों तुझको शक आए, मैं क्या ऐरा गहरा था, क्या मैं ऐरा गहरा था, मैं क्या ऐरा गहरा था, क्या मैं ऐरा गहरा था। काहे बेवजह मेरी रानी तू मुझ पे इल्जाम लगाए, मेरी बेखबर घर वाली हर दिन महके तू क्यों जाए। मेरे सावरे सावरिया मुझ पे सौतन क्यों जिलाए। सपना जी, अब आपकी कुछ पारिवारिक जिंदगी के बारे में बातें करें। हाँ जी। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, मेरी 2 बेटियां हैं जी। बड़ी का नाम पंखुरी है, छोटी का प्रियंका है। नाम तो बड़े प्यारे हैं। जी। आपकी बेटियां जी। अभी आपके गाने को सुनती हैं? हाँ और जी। क्या संगीत की ओर कोई रुझान आप देख रही हैं उनका? अभी तक तो बहुत छोटी है, कोई ऐसा रुझान है नहीं, और मैं चाहती हूँ पहले वो अपना एकेडमिक करियर कंप्लीट कर लें, जी। उसके बाद अगर उनके सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में, जिसमें भी जो प्रतिभा होगी, अगर वो चाहेंगी तो करेंगी। सपना जी, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और गाने बहुत जल्दी पुराने पड़ जाते हैं। जी हाँ। तो ऐसे में क्या कुछ नया करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, या गुंजाइशें खत्म हो रही हैं और उन्हीं चीजों को हम दोबारा उपयोग में ला रहे हैं? बस यही हो रहा है, उन्हीं चीजों को हम दोबारा ला रहे हैं उपयोग में। जी तो हाँ। इस सब को बदलने के लिए हमें किस तरह की अप्रोच करना चाहिए? देखिए, इस सब को बदलने के लिए तो बहुत सीरियस काम करना पड़ेगा। संगीत में थोड़ा अलग तरह का जो स्टडी हो काम, ऐसा काम करना पड़ेगा। अभी तो सब इंस्टेंट हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। जी। 5-6 महीने से ज्यादा कोई ट्यून चलती नहीं, चाहे वो कितनी भी मधुर हो। 5-6 महीना मैक्सिमम उसकी लाइफ है, जबकि पुरानी फिल्मी गानों की जिंदगी 10 साल 12 साल अभी भी हम सुनते ही हैं उनको। सपना जी, अब कौन सा गीत सुनाएंगी? अभी मेरे को बाजीगर का एक गाना बड़ा पसंद था। औरों को तो शायद और बहुत से गाने उसके हिट हुए, पर मेरा पर्टिकुलर उसी गाने पे ज्यादा रुझान था। गाना था ओ मेरे हमसफर। मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा, ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। बन गए आज हम दो बदन एक जान। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी जाने जा। भीगा भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल न कर दे मुझे। ओ, भीगा भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे।
रत्ना जी, चलते चलते विविध भारती के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे गानों को सुनिए और मुझे क्रिटिसाइज भी कीजिए अगर अच्छे नहीं हैं, नहीं अप्रिशिएट भी कीजिए, जैसा आप चाहें उस तरीके से मेरे को प्रोत्साहित करें। मैं आपको अच्छे गाने सुनाती रहूंगी। आप विविध भारती के स्टूडियो में आई, अपना वक्त आपने हमें दिया। हम उम्मीद करें कि आगे भी इसी तरह से आपसे और मुलाकात होगी और भी बहुत सारी बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सपना अवस्थी से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोगी थे विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।